Dear students, Assalamu alaikum. My name is Professor Abdul Ghafoor. I am your physics tutor. Dear students, आज हम फिज़िक्स MCQs की सीरीज़ की 6th वीडियो यानी यूनिट नंबर 6 के फ्लूइड स्टैटिक्स के MCQ को डिस्कस करेंगे और उनके आंसर्स को भी मार्क करेंगे। तो अगर आपने इससे पहले डिफरेंट यूनिट्स के MCQs को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियोस का लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये अपने स्टार्ट करते हैं MCQ सीरीज़ के यूनिट नंबर 6 यानी फ्लूइड स्टैटिक्स को। MCQ नंबर 1, अ कम्प्लीटली सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट ऑलवेज डिस्प्लेसेस इट्स ओन। एक अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में सबमर्ज्ड है कम्प्लीटली, तो अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल जितना इसका वॉल्यूम होगा इतना ही ये इस फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा। यानी एक कम्प्लीटली सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करेगा वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड इक्वल टू दी वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो करेक्ट आंसर होगा सी, वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड। MCQ number 2, the pressure exerted on the ground by a man is greater when he stands with both feet flat on the ground, he stands on the toes of the one foot, he lies down on the ground और he stands flat on one foot। ये चार ऑप्शन है जिसमें हम इसको अगर डायग्राम से समझें तो हमें बेहतर समझ में आ जाएगा। लेकिन पहले हम देखते हैं कि ये जो प्रेशर है जिसके बारे में कह रहा है कि ग्रेटर कब होगा, इसका फार्मूला क्या है, तो वो है P = F/A। और F कितना होगा, जितना उस ऑब्जेक्ट का या उस आदमी का वेट होगा। तो अगर हम कंसीडर कर लें कि हमारे पास 4 आदमी हैं जिसमें पहला आदमी अपने दोनों पाँव पे खड़ा हुआ है, दूसरा आदमी टो पर खड़ा है, तीसरा आदमी बिल्कुल लाई कर रहा है ग्राउंड पर और चौथा जो है वो अपने एक पाँव पर खड़ा हुआ है, जैसा कि इन 4 ऑप्शंस में दिया हुआ है। तो अगर हम चारों आदमियों के जितने भी ये मैन हैं इन सब के हम वेट को इक्वल मान लें तो फिर प्रेशर डिपेंड कर रहा है एरिया पर जो उन्होंने ग्राउंड पर अप्लाई किया हुआ है। सबसे ज़्यादा एरिया जो है वो इस आदमी का है जो सरफेस पर लेटा हुआ है, इससे कम एरिया इन 2 पाँव का है, उससे कम एरिया 1 पाँव का है और सबसे कम एरिया जो है वो इस आदमी का है जिसने अपना सिर्फ टो रखा हुआ है ज़मीन पर। तो जितना एरिया कम होगा उतना प्रेशर ज़्यादा होगा, यानी वो आदमी जो ज़मीन पर एक टो पर खड़ा है उस पर सबसे ज़्यादा प्रेशर लगेगा। तो आंसर हो गया हमारा बी, ही स्टैंड्स ऑन दी टोज ऑफ 1 फुट। तो करेक्ट आंसर हो गया बी। नाउ MCQ नंबर 3, इन स्टेशनरी होमोजीनियस लिक्विड प्रेशर इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स। B, pressure depends on the direction. C, pressure is independent of any atmospheric pressure on the upper surface of liquid। और D ऑप्शन है हमारे पास, pressure is the same at all points at the same level। यानी प्रेशर की अगर हम बात करें किसी लिक्विड के अंदर तो उसका प्रेशर होता है P = ρgh, जिसमें रो जो है उस लिक्विड की डेंसिटी है, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और H हाइट है। यानी इसका मतलब है कि अगर एक लिक्विड की डेंसिटी कांस्टेंट हो तो G भी कांस्टेंट है, तो प्रेशर डिपेंड करता है उसकी हाइट पर। अगर हम ऑप्शन ए पर गौर करें तो इसमें दिया हुआ है कि प्रेशर इज सेम एट ऑल पॉइंट्स, तो हर पॉइंट पर प्रेशर डिफरेंट होगा। उसकी वजह यह है कि हाइट उसकी डिफरेंट होगी। जबकि अगर हम ऑप्शन बी देखें तो प्रेशर डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन, तो प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती। जबकि सी पॉइंट है प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द अपर सरफेस ऑफ लिक्विड, जबकि यहाँ ये सिर्फ लिक्विड के अंदर का प्रेशर है। और ऑप्शन डी है कि प्रेशर इज सेम एट ऑल पॉइंट्स एट द सेम लेवल। तो चूंकि लेवल सेम लेवल पर हाइट सेम होगी तो प्रेशर भी सेम होगा। तो करेक्ट आंसर हो गया प्रेशर इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स एट द सेम लेवल। MCQ number 4, one piston in a hydraulic lift has an area that is twice the area of the other। When the pressure at the small piston is increased by delta P, the pressure at the larger piston। 4 ऑप्शन गिवन है। तो एक हाइड्रोलिक पिस्टन को अगर हम यहाँ इस डायग्राम से समझे तो वो इस तरह से है कि इसमें 2 ट्यूब्स होती हैं, एक का एरिया छोटा होता है जिसको हमने A1 से रिप्रेजेंट किया है और एक पिस्टन का एरिया जो है वो बड़ा होता है जिसको हमने A2 से रिप्रेजेंट किया है। तो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ P2/P1 = A2/A1। चूँकि यहाँ कंडीशन दी हुई है कि एरिया जो है बड़े वाले पिस्टन का डबल है पहले वाले पिस्टन से, तो A2 = twice of A1, A1 से 1 कैंसिल हो गया, ये बन गया 2।
और अगर हम P1 को यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास प्रेशर बड़े वाले पिस्टन का आ जाएगा ट्वाइस ऑफ P1। अब अगर हम MCQ की कंडीशन देखें कि स्मॉलर पिस्टन पे अगर हम डेल्टा P प्रेशर इंक्रीज करें तो लार्जर पिस्टन पर उसका ट्वाइस प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर हो गया इंक्रीज बाय 2 डेल्टा P। MCQ नंबर 5, इन अ वैक्यूम एन ऑब्जेक्ट हैज़, अगर हम किसी फ्लूइड की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर में अगर बॉल रखी हुई है तो इस पर जो बायंसी फोर्स होती है वो इसकी ग्रेविटी के इक्वल होती है, जो कि बिकॉज ऑफ द फ्लूइड है। अगर ये फ्लूइड ना हो तो फिर ये बायंसी फोर्स भी नहीं होगी, क्योंकि बायंसी इज़ दी अपथरस फोर्स ऑफ दैट फ्लूइड। इसका मतलब है कि अगर कोई वैक्यूम होगा तो वहाँ पर बायंसी फोर्स नहीं होगी, तो उस ऑब्जेक्ट का मास भी होगा, वेट भी होगा, लेकिन बायंसी फोर्स उस पर नहीं लगेगी। तो नो बायोन फोर्स इज द करेक्ट आंसर। MCQ नंबर 6, द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ अ पॉन्ड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, अगर हम प्रेशर की बात करें तो उसका फार्मूला है ρGH, जिसमें रो बराबर है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और h जो है हाइट है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर। MCQ में कहा गया है कि प्रेशर किस पर डिपेंड नहीं करता, तो अगर हम ये देखें कि प्रेशर किस पर डिपेंड करता है तो इस फार्मूले के मुताबिक वो डेंसिटी पर डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, और डेप्थ ऑफ द वाटर पर डिपेंड करता है फ्रॉम द सरफेस। अब यहाँ ऑप्शन अगर हम देखें तो ए ऑप्शन में वाटर डेंसिटी है, उस पर डिपेंड करता है प्रेशर। सरफेस एरिया ऑफ द पॉन्ड इस पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि फार्मूले में कहीं सरफेस एरिया का जिक्र नहीं है। और ऑप्शन सी में द डेप्थ ऑफ द पॉन्ड, तो यहाँ पर h पर डिपेंड करता है, और डी है नन ऑफ दीज। इसका मतलब है कि करेक्ट आंसर हो गया कि प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द पॉन्ड। MCQ नंबर 7, अ रॉक सस्पेंडेड बाय अ weighing scale weights 5 Newton out of water and 3 Newton when submerged in water. What is the buoyant force on the rock? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब अगर हम एक रॉक का वेट करें आउट ऑफ द वाटर और वो 5 न्यूटन हो, तो जैसे ही इस रॉक को हम किसी वाटर में सबमर्ज करेंगे तो ये वाटर को डिस्प्लेस करेगा। कितना वाटर डिस्प्लेस करेगा? जितना इसका वॉल्यूम होगा। और कितनी इस पर अपथरस फोर्स लगेगी? जितना उस वाटर का वेट है जो डिस्प्लेस हुआ है। तो वो अगर कैलकुलेट करना है तो बहुत आसान सा फार्मूला है कि वेट ऑफ द रॉक आउटसाइड द वाटर माइनस द वेट ऑफ अ रॉक इनसाइड द वाटर, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस पर अपथरस फोर्स यानी बायोंट फोर्स कितनी अप्लाई हो रही होगी। तो वो है 5 - 3 यानी 2 न्यूटन। तो करेक्ट आंसर हो गया 2 न्यूटन। MCQ नंबर 8, an object completely submerged in a fluid displaces its own volume of fluid. This is, ये है स्टेटमेंट आर्किमिडीज प्रिंसिपल की। MCQ नंबर 9, salt water has greater density than fresh water. A boat floats in both fresh water and salt water. The buoyant force on the boat in salt water is dash than in fresh water. यानी इस MCQ में पूछा जा रहा है कि बायोंट फोर्स फ्रेश वाटर में ज़्यादा होती है या सॉल्ट वाटर में होती है, दोनों इक्वल होती है। तो उसके लिए हमें एक डायग्राम को यहाँ समझना होगा कि अगर फ्रेश वाटर में एक बोट रखी हुई है और एक बोट सॉल्ट वाटर में रखी हुई है, दोनों का वेट सेम है। ये हमने सपोज कर लिया है कि दोनों बोट सेम है और दोनों का वेट सेम है। तो जो फ्रेश वाटर होता है उसमें बोट ज़्यादा वाटर को डिस्प्लेस करती है क्योंकि वाटर की डेंसिटी कम होती है, जबकि सॉल्ट वाटर में चूंकि वो सॉल्ट की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो ये जो बोट है ये कम वाटर को डिस्प्लेस करेगी। अब अगर हम फार्मूले की बात करें कि अपथरस फोर्स का फार्मूला यानी बायोंट फोर्स बराबर होती है ρGH, रो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और v वॉल्यूम डिस्प्लेस बाय दी ऑब्जेक्ट है। अब अगर हम फ्रेश वाटर में देखें तो फ्रेश वाटर में g कांस्टेंट है, डेंसिटी फ्रेश वाटर की कम होती है एज कम्पेयर टू सॉल्ट वाटर, लेकिन इसने वॉल्यूम को ज़्यादा डिस्प्लेस किया हुआ है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें सॉल्ट वाटर में, तो सॉल्ट वाटर में इस बोट ने वॉल्यूम को कम डिस्प्लेस किया है, लेकिन सॉल्ट वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रेश वाटर में डेंसिटी कम है, वॉल्यूम डिस्प्लेस ज़्यादा होगा, जबकि सॉल्ट वाटर में डेंसिटी ज़्यादा है तो वॉल्यूम डिस्प्लेस कम होगा। यानी दोनों का प्रोडक्ट सेम रहेगा। दूसरे अल्फाज में सॉल्ट वाटर हो या फ्रेश वाटर हो,
दोनों पर जो बायोंट फोर्स है वो सेम होगी, तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा सेम। MCQ नंबर 10, you fill a tall glass with ice and then add water to the level of the glass rim. So some fraction of the ice floats above rim. When the ice melts, what happens to the water level? 4 ऑप्शन गिवन है, जिसमें ऑप्शन ए है वाटर ओवरफ्लो द रिम, ऑप्शन बी है द वाटर लेवल ड्रॉप्स बिलो द रिम, ऑप्शन सी है द वाटर लेवल स्टेज एट द रिम, और ऑप्शन डी है इट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन डेंसिटी बिटवीन द वाटर एंड द आइस। कंडीशन कुछ तरह से है कि एक गिलास है, टोटली वाटर से फिल है और उसमें आइस फ्लोट कर रहा है, इस तरह से कि उसका कुछ पार्ट आइस का वाटर से बाहर है, और हमें इन 4 में से ऑप्शन सही सर्च करना है। तो उसके लिए हमें एक फार्मूला अप्लाई करना होगा, पहले उस फार्मूले को समझना होगा। तो आइए उस फार्मूले को पहले समझते हैं। अब अगर ये आइस स्टेशनरी स्टेट में है यानी रेस्ट में है और वाटर भी स्टैटिक है, तो इस आइस पर 2 फोर्सेस एक्ट करेंगी। एक इसका वेट होगा जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और W बराबर होगा mg के, जबकि आर्किमिडीज प्रिंसिपल के मुताबिक इसके ऊपर एक अपथरस फोर्स लगेगी जो कि इक्वल होगी डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाई बाय द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द आइस। अब चूंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो वेट ऑफ द आइस और अपथरस फोर्स दोनों बराबर होंगी। वेट की वैल्यू हमने mg रख दी यहाँ पर और अपथरस फोर्स का फार्मूला यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दिया, जिससे g और g कैंसल आउट हो गया। तो हमारे पास मास का फार्मूला आ गया डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मल्टीप्लाई बाय द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द आइस। जबकि मास ऑफ आइस अगर हमें फाइंड करना है तो हमारे पास एक और फार्मूला है, वो है डेंसिटी ऑफ आइस मल्टीप्लाई बाय द वॉल्यूम ऑफ द आइस। चूंकि ये दोनों मास आपस में बराबर हैं तो दोनों को हमने इक्वेट कर लिया और एक फार्मूला अरेंज कर लिया, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ आइस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आइस डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द आइस। इस फार्मूले को हम यूज करेंगे इस MCQ को सॉल्व करने के लिए। अब जो फार्मूला हमने ड्राइव किया है इसको यूज करते हैं टू सॉल्व दिस MCQ। अब 3 कंडीशन इस फार्मूले के मुताबिक बन सकती हैं। कंडीशन नंबर 1, कि अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड ग्रेटर हो डेंसिटी ऑफ आइस से, यानी जो वाटर है वो सॉल्टी हो और आइस जो है वो स्वीट वाटर यानी फ्रेश वाटर का हो, तो ऐसी कंडीशन में अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला आइस का जो वॉल्यूम है वो ग्रेटर होगा उस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड से जो आइस ने डिस्प्लेस किया है। यानी दूसरे अल्फाज में आइस का वॉल्यूम जब मेल्ट हो जाएगा तो इस गैप में फिल नहीं होगा और वाटर ज़्यादा होकर ओवरफ्लो हो जाएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन कंडीशन नंबर 2 ये कहती है कि अगर आइस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ग्रेटर हो, यानी आइस सॉल्ट वाटर का हो और वाटर फ्रेश यानी स्वीट वाटर हो, तो ऐसी कंडीशन में मेल्टेड आइस का वॉल्यूम कम होगा और जो लिक्विड का वॉल्यूम है जो आइस ने डिस्प्लेस किया है उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। इसकी वजह से वो जो मेल्टेड आइस है वो इस गैप में आ जाएगी और थोड़ा सा स्पेस बच भी जाएगा, जिसको फिल करने के लिए बाकी वाटर आएगा, तो वाटर लेवल डाउन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसके लिहाज से सही हो गया। अब ऑप्शन सी अगर हम देखें तो अगर दोनों डेंसिटी बराबर हो जाए, यानी लिक्विड की डेंसिटी और आइस की डेंसिटी बराबर हो जाए, तो फिर आइस मेल्टेड वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द आइस दोनों बराबर हो जाएंगे। यानी जितना आइस मेल्ट होगा वो सारा का सारा उस स्पेस में आ जाएगा जो आइस ने डिस्प्लेस किया था। तो ऐसी कंडीशन में वाटर का लेवल सेम रहेगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। तो ये तीनों ऑप्शन सही हो सकते हैं अगर यहाँ क्वेश्चन के अंदर कोई कंडीशन लिखी हुई हो। लेकिन चूंकि ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई, ना वाटर की डेंसिटी दी हुई है ना आइस की डेंसिटी का जिक्र है, तो फिर ये तीनों ऑप्शन पॉसिबल हैं। तो फिर ऑप्शन डी को अगर हम देखें तो ये कहता है कि इट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन डेंसिटी बिटवीन द वाटर एंड द आइस, और यही आंसर करेक्ट हो गया। तो ये थे हमारे यूनिट नंबर 6 के MCQ। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।